इसी क्रम में मैं डॉक्टर ए.पी. मौर्य साहब जो कलकत्ता से चलकर हमारे बीच आए हैं, वाकई में फार्मेसी के बहुत धुरंधर विद्वान हैं। कुछ सीमाएं हैं, समय का अभाव है, इसलिए मुझे ऐसे व्यक्तित्व से बड़ा तकलीफ हो रही कहते हुए कहना पड़ रहा है कि सर समय का ध्यान रखिएगा। आपके लिए समय की बाउंड्रीज देना उचित नहीं है, फिर भी Thank you very much, and my respected chairperson, delegates, guests on the dais of the dais. ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग एट लास्ट एक जगह बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए, और वो भी जबकि आईडीसी का क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा प्रश्न सारा इंडिया से आता रहा। यानी कि हम लोगों ने जो वो जॉइंट प्रोपोजिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक कमेटी है वो कटघरे में खड़ा हो गया है। तो माफ़ कीजिएगा, सुबह से अभी तक जो कुछ भी हम लोग सुनते आए तो उससे मैं जो भी इलेक्ट्रोपैथी जानता था वो भी मैं भूल गया। बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और हम लोगों ने जो कुछ भी आईडीसी में जमा किया है सबको बहुत उत्सुकता है जानने का कि क्या है, कैसे है। बहुत लोगों ने टॉपिक के बाहर कुछ बात है, बहुत लोगों ने यहाँ तक कि आईडीसी में चिट्ठी तक लिखा, कंप्लेन भी किया कि जॉइंट प्रोपोजिस्ट का फॉर्मुलेशन या क्या कुछ भी जमा है तो उसको हम लोग पर्सनल जान। तो उसका जवाब आप सबको मालूम है मीडिया से, इसलिए मैं कुछ उसके बारे में कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जॉइंट प्रोपोलिस इलेक्ट्रोपैथी ने अपने हिसाब से जितना बन सका, जितना वर्ल्ड में इलेक्ट्रोपैथी का जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स था उसको दे दिया। अब रह गया कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सभी लोग पूछते हैं कि भैया जब आता है किसी इलेक्ट्रोपैथिक क्या पोजीशन है, क्या रिकॉग्निशन हुआ, क्या ये आप लोग किए। तो हमारे जॉइंट प्रोपोलिस इलेक्ट्रोपैथिक कमेटी से पहला प्रश्न आप अपने सीने में हाथ रखकर सभी कहिए कि आपने इलेक्ट्रोपैथी के लिए क्या किया। जहां तक डॉक्यूमेंट कहता है कि आपने सिर्फ प्रैक्टिस किया, जिया खाया और वहीं तक सीमित रह गए और खाली प्रश्न बनाते रहे, उत्तर कुछ नहीं। कैसे रह गया कि देखिए, जॉइंट प्रोपोलिस का जो कुछ भी था पहले था गाइडलाइन। इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन को सभी बात करते हैं, ऐसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं। आज 25 तरह के कंपनियां हिंदुस्तान में निकल गई हैं, सभी बिजनेस कर रहे हैं। किसी का भी मेडिसिन हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जैसन किया गया है सटीक नहीं उतर रहा है। और कारण यही है कि आज आप F1 का बात करते हैं कि जब एक्यूट फीवर होता है, एक्यूट फीवर या इन्फ्लुएंजा हो, तो एक्यूट स्टेज में किसी भी फीवर का ऐसा नहीं है कि F1 काम नहीं करता। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि F1 जब आपका काम कर रहा है एक्यूट फीवर में, तब इस कंपनी का नहीं यूज़ किए, काम किया, उसका क्यों नहीं किया। अब ये आता है कि सर आपने डायग्नोसिस नहीं किया होगा ठीक से।
लेकिन हमारा प्रश्न है कि मेडिसिन ठीक नहीं था। ये हो रहा है क्यों? 2 नंबर देखिए कि अभी मैं दीपक भाई को इसीलिए भेजा था लेकिन पूरा खोल नहीं बोले नहीं, लेकिन एक इंडिकेशन कर दिए कि जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया जीएचपी के अंदर हम लोगों का जो फॉर्मुलेशन है बिल्कुल वही वहां पर हम लोगों ने सबमिट किया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन हम लोगों ने उस समय मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन सबको दिया था और वहाँ ये तय हुआ था कि इसी गाइडलाइन के अनुसार सभी मेडिसिन बनाएंगे और क्लिनिकल डाटा देंगे। तो देखिएगा है तो नहीं, लेकिन मैं वो लेते आया था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये है गाइडलाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन, totally based on GSP, where already very fairly and practically all the steps of Gimple and Cross that has been well described with proper protocol. तो आप जो है इसको फॉलो क्यों नहीं करते? आज एक मेडिसिन मार्केट में देखिएगा कि प्राय आप लोगों को मिलेगा कि हमारी मेडिसिन आप डाइल्यूशन D1 में लीजिए, उससे 4 लीटर बनाइए, 5 लीटर बनाइए। पहले बताइए कि वो D1 है क्या? हमें तो खुद नहीं मालूम है कि वो व्यक्ति क्या है। पहले जो भी जर्मन से जिस जैसों का बात सर ने बोला, जो मेडिसिन जो पिल्स में आती थी उस पर कोई D1 D4 नहीं लिखा रहता था, S1 लिखा रहता था, S10 लिखा रहता था। और आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये भी बता दें कि इसके पहले सर ने बोला कि इलेक्ट्रोपैथी के मेडिसिन का जो है अलग अलग प्लांट का डिस्क्रिप्शन प्राय सही ढंग से सभी जगह नहीं है, बहुत सारे बुक पब्लिश नहीं है। मैं इंडिया के बात कहूँ, जानते भी सर कि इसमें कोई संकोच नहीं कि डॉक्टर VV सिन्हा वैसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था जो एक्सपोज नहीं करते थे। उन्होंने पहला बुक उस समय सेपरेट इंडिविजुअल फार्माकोडायनेमिक्स लिखा था। क्यों सर? फार्माकोपेडिक्स था और उसमें पूरा 115 प्लांट का डिस्क्रिप्शन था। अभी बहुत जगह कंफ्यूजन है कि 114, 113, 100 कुछ मिसिंग प्लांट कहीं हो गया था। इसमें C3 में एक कंपोजिशन है सिम्पर वाइवम, देखिएगा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इसीलिए जाने अनजाने में लोग 114 जो है अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने IDC को पूरा 115 का डिस्क्रिप्शन सही ढंग से इलेक्ट्रोपैथी मोनोग्राम, प्लांट्स मोनोग्राम करके पूरा एक बुक फॉर्म में हम लोगों ने कंप्लीट करके दिया था। तो यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि प्लांट बहुत सा प्लांट है, बहुत से राइटर लोग हैं। देखिए मैं क्या बोला कि कटघरे में हम लोग खड़े हो गए हैं, आपके काम आपने किया, कटघरे में हम खड़े। क्यों? इसके बारे में आप क्यों नहीं सोचेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें तो ये रहा, फिर इलेक्ट्रोपैथी जो है बहुत से बुक से मिलेंगे कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन पॉइजनस प्लांट, बहुत से एविडेंस मिलेगा। आप मेरे को बताइए
कि कोनियम, नक्स भूमिका, बेलेडोना, ये प्लांट क्या है? ये सब प्लांट क्या है? ये सभी पॉइजनस प्लांट है। तो फिर एक गलत इंफॉर्मेशन है ना, है कि नहीं? उसके बाद देखिए कि प्लांट जो है क्लिनिकल ट्रायल का बात, तो हम लोगों का आईडीसी बार बार कहता है, सभी लोग बैठ कर तो लेक्चर यहाँ पर बहुत सा मिला देख सुनने को कि हमने 200 रोगी हेमोराइड का देखा, 200 हार्ट का देखा, 200 किडनी ठीक किए, लेकिन आपके पास 2 का भी एविडेंस आपने जमा नहीं दिया। हम तो आपसे उस समय एविडेंस मांग रहे थे, क्यों नहीं दिए? फिर देखिएगा कि 10 कंपनियों का या 12 कंपनियों का वैसे मैन्युफैक्चरिंग का हम लोगों ने लिस्ट दिया, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाया। उसमें एकमात्र वीवी सिन्हा एंड सन्स और दूसरा जो है हम लोग को किंग्स हर्बल। तो किंग्स हर्बल जो क्लिनिकल ट्रायल में, देखिए क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली उसका 4 स्टेप होता है। 4 स्टेप में पहला जो प्राइमरी स्टेज होता है फेज 1, उसका 2 पार्ट होता है। नंबर 1 होता है कि टिश्यू और सेल के ऊपर जो हम लोग लैब टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आता है एनिमल्स, वहाँ से हम लोग एफिकेसी के बारे में कुछ जान गए, उसका टॉक्सिकोलॉजी क्या है जाने। फिर आ जाता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में सिलेक्टेड हम लोग 150 से 100 पेशेंट लेते हैं, उस पर निकाले। फिर उसके बाद आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में वो अब रेयर केसेस बहुत सा, उसको क्या कहा जाता है कि जो केसेस किसी का एफिकेसी 3000 या उसके ऊपर तक केसेस को मिला, तो उसको, उस मेडिसिन को हम लोग ऑर्फन मेडिसिन कहते हैं। उसके बाद हमारे जो है लाखों में प्रैक्टिस है। तो इसको क्लिनिकल ट्रायल सही ढंग से करना चाहिए। मेडिसिन का दलाली करने से नहीं होता कि हमारा मेडिसिन, बहुत सा कंपनी लोग हैं, हमारा मेडिसिन आज जर्मनी से आता है, लंदन से आता है, लोग दिखाते हैं और ऐसा कन्विंस करते हैं कि सामने वाला कन्विंस होता है, जबकि सरासर गलत है। और वो लोग इसको क्या करते हैं, मल प्रैक्टिस करते हैं। तो भैया यह तो फार्मेसी का होने वाला था, लेकिन सुबह से इतना फार्मेसी हुआ कि हम लोग बहुत कुछ सीख चुके, तो वक्त कम रहने के कारण सॉरी हम लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी भविष्य में फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर हम लोग कहेंगे। लेकिन अंत में एक बात कहूँगा कि अपना ट्रायल अपने पास तक मत रखिए, उसका डाटा बनाइए। नहीं मालूम है, जो आपके सीनियर है, जो लोग डील कर रहे हैं आईडीसी को, उससे मिलिए, डाटा किस तरह बनाया जाता है सीखिए और उसको सबमिट करिए। अकेला जो है अपना डफली खुद बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। और इलेक्ट्रोपैथी का रिकॉग्निशन असंभव जब तक कि आप नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो आप इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्निशन अब आपके हाथ में है, करें या ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। बोलिए, अरे बाबा फिर क्वेश्चन बोलिए। हाँ, क्या चीज़ का? हाँ हाँ, नहीं, ये बात है, एक बात है, पैरासेल्सस ने एक बात कही थी कि एवरी मैटर, एवरी एलिमेंट इज टॉक्सिक, बट it becomes untoxic या नॉन टॉक्सिक when it is turned into medicines। और वो आपका जबकि स्पेसिफिकेशंस बनता है तो उसका फ्रैक्शनल जो कुछ होते होते जाता है, जब स्पेसिफिक निकलता है तो वहाँ पर नॉन टॉक्सिक हो जाता है।
समझे? तो इसीलिए कहा जाएगा इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन आर नॉन टॉक्सिक। लेकिन फिर भी ये टॉक्सिक मेडिसिन है, मतलब ये नहीं कह सकती हो कि टॉक्सिक नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ, ये कोई कहे कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है, वो भी गलत है। जब आपका डोजोलॉजी अगर सही नहीं होगा तो वो हो सकता है उस रोगी के लिए है वो टॉक्सिक बन जाए। हाँ? One thing, any more? One thing, fatal dose means the massive dose. One thing, fatal dose is maximum doses, okay, which we consume in the form of mother tincture. Follow me? Part. But when it be taken in minimum form, that does not stay at that stage. And electropathy specifications, if you are taking beyond the dose, that is toxic. So you will have to follow the proper rules. Why? Count in his book of electropathy medicine, Count Metty had already described कि with one single globules we have to dissolve 4 ounces of distilled water, and then he advised to take. And in some cases he told that we have to take single globules as a single dose. But what we do? Why? Because that could not be toxic in that particular patient where we are using that particular medicines. This is the fact. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बढ़िया।